नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ बीजेपी इसे महिलाओं को अधिकार देने वाली ऐतिहासिक पहल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है। 15 अप्रैल को रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में होने वाला बड़ा सम्मेलन अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सियासी शक्ति प्रदर्शन बन चुका है। बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को उनका हक दिलाया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सच में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है या फिर चुनाव से पहले सियासी रणनीति। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी महिलाओं को सदन से संसद तक 33% आरक्षण का प्रावधान। बीजेपी से 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में बुलाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में रायपुर में 16 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रचार प्रसार के लिए संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 15 अप्रैल को पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में भव्य सम्मेलन होगा, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं हिस्सा लेंगी। इस दौरान नारी शक्ति पदयात्रा, बाइक और स्कूटी रैली के जरिए कानून को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। बीजेपी का दावा है कि इस कानून से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और यही असली महिला सशक्तिकरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला रहे हैं और लोकसभा और विधानसभा में हमारी माताओं के लिए 33% आरक्षण सीट में उनको देने का अधिनियम पास होगा। अब हमारी माताएं देश के विकास में निर्णय भी कर पाएंगी, ये इस अधिनियम से सुनिश्चित होगा। लेकिन कांग्रेस इस पूरे अभियान पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण की नींव यूपीए सरकार ने रखी थी और बीजेपी अब इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस अधिनियम को ला रही है ताकि महिलाओं के बारे में इस अधिनियम को लाके कुछ राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। लेकिन भाजपा को चरित्र को देश की मातृशक्ति समझती है। इस अधिनियम आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं और ज्यादा नकारेंगी। बीजेपी नेताओं का इस पर पलटवार भी सामने आया। भाजपा का कहना है कि पहले की सरकारों ने महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक माना, लेकिन अधिकार देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। महिलाओं को केवल वोटर के तौर पर तमाम राजनीतिक दलों ने देखा, लेकिन उनको उनका अधिकार मिले, देश की आधी आबादी को उनका अधिकार मिले। अगर ये कार्य किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ बीजेपी इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे चुनावी रणनीति और राजनीतिक लाभ का प्रयास मान रही है। रायपुर में होने वाला सम्मेलन और उससे जुड़ी गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होगी। देखना यह है कि क्या ये कानून वास्तव में महिलाओं को सशक्त करेगा या फिर चुनावी रण में सिर्फ एक बड़ा मुद्दा बनकर रह जाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर किरण बघेल बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे किरण जी, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत इंतजार था, विधेयक भी आ गया। अब 27 की जनगणना जो हो रही है उसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया होगी। 29 में तो पूरा तरह से इसे लागू कर दिया जाएगा लोकसभा चुनाव में। लेकिन सबसे पहले एक चीज जानना जरूरी है कि हम देख रहे हैं कि कोशिश कांग्रेस के दौर में भी होती आई थी, नकार नहीं सकते हैं।
राजीव गांधी के टाइम पर हो या फिर पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर, एचडी देवगौड़ा के टाइम पर, मनमोहन सिंह के टाइम पर कोशिशें कांग्रेस ने की, सफलता बीजेपी को मिली है। और कांग्रेस का ये कहना है कि हमने इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बिछाने की कोशिश की थी, जमीन हमने तैयार की थी। लेकिन अब जो प्रचार प्रसार की तैयारी बीजेपी कर रही है, क्या हासिल इससे बीजेपी को होगा वो जानना बहुत जरूरी है। क्या कुछ कोशिश है बीजेपी की अब? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया है, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी थी। यही कारण है कि 10 साल की उनकी यूपीए की सरकार थी, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। और मुझे लगता है 10 साल काफी होता है एक बिल को पास करने में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की के अंदर इच्छा शक्ति की कमी थी। यही कारण है कि उन्होंने बिल को लटका के रखा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तत्पर रहे हैं। चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात करूं, घर घर शौचालय निर्माण की बात करूं, मुस्लिम महिला को ट्रिपल तलाक से आजादी की बात करूं, या महतारी वंदन योजना जैसी योजनाएं चल रही है, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी। इस बार सांसद में बात करूं तो कैबिनेट में इस बार महिलाओं को सबसे ज्यादा मंत्रियों को मौका मिला है। 78 सांसद चुन के आई हैं। तो मुझे लगता है लगातार मोदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर ही रहे थे, लेकिन इस बिल के माध्यम से महिलाओं का नीति निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित करने का जो प्रयास था वो उभर के आ रहा। तो मुझे लगता है पूरी संपूर्ण नारी शक्ति के लिए यह कदम एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है मोदी जी के द्वारा जो उठाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी पूरी मातृशक्ति को, पूरे भारत की, न सिर्फ कांग्रेस या दलगत राजनीति से उठ के सभी महिलाओं को इस क्रांतिकारी कदम पर, इस रिवॉल्यूशनरी डिसीजन का स्वागत करना चाहिए। चलिए, तो स्वागत तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन कुछ आपत्ति दर्ज की जा रही कांग्रेस की तरफ से, जो हम जान लेते हैं। शिल्पा जी, क्या आपत्ति है कांग्रेस को? यदि प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो कोशिश है प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को जाने समझें इस कानून को, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस का ये कहना कि हम भी लाए थे, लेकिन उस पर जवाब आपको मिल गया है कि इच्छा शक्ति की कोई कमी रह जाती थी। कई कार्यकाल में आपने लाने की कोशिश की, लेकिन इच्छा शक्ति क्यों नहीं हो पाती कांग्रेस के अंदर, वो कि हम लाना है तो लाके दिखाएंगे, क्या कमी रह जाती है? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए संयम जी, इच्छा शक्ति की जब बात होती है तो इच्छा शक्ति उसकी देखी जाती है, उत्कृष्ट सोच उस टाइम में देखी जाती है जिन्होंने पहली बार इस बिल की बात की, पहली बार आधी आबादी को पूरा हक देने, महिलाओं को सम्मान देने की बात जो की, वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने की। कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे संशोधन बिल लाए जिसमें आज से नहीं, इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, राजीव गांधी जी के समय में जिस प्रकार से पंचायतों में 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया, वो सोच किसकी थी? वो कांग्रेस पार्टी की सोच थी। अभी भी 35% आरक्षण में जो सोच है, जो नींव है, जो बीज डाला गया है, वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा डाला गया है। क्रेडिट लेने की जो ये कोशिश कर रहे हैं ना संयम जी, तो मैं एक बात मेरी बहन को बताना चाहूंगी। नहीं, लेकिन शिल्पा जी क्रेडिट तो लेंगे ना, क्योंकि पास तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, तो क्रेडिट से कैसे नकार सकते हैं? आप लोगों ने खूब कोशिश की है, मैंने खुद गिनाया है कि कोशिश कितनी कांग्रेस ने की है, लेकिन अब क्रेडिट तो बनता है, उससे कैसे नकार सकते हैं? किया है, करके दिखाया है। लेकिन संयम जी, क्रेडिट केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। पारित करने में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। आप समझते, जब सर्वसम्मति होती है तो उसमें कोई विशेष दल नहीं होता है, सर्वसम्मति में सारे राजनीतिक दल होते हैं, कांग्रेस की भी उसमें अहम भूमिका होती है, क्योंकि बीच तो कांग्रेस ने डाला था। तो निश्चित बात है नहीं, तो आपके कार्यकाल में कहा बीजेपी ने विरोध किया था? 2010 में भी आप जब लाए थे, उस समय भी लोकसभा में, राज्यसभा में, एक तरह से राज्यसभा में आपको समर्थन मिल रहा था, और एचडी देवगौड़ा के टाइम पे भी यदि मुझे याद है तो बीजेपी कांग्रेस सब एकजुट थे। उमा भारती का एक बयान है, वो इस बिल को लेकर जब 2023 में विरोध करती नजर आई थी, तो उनका कहना था कि इसमें आरक्षण और बढ़ाया जाए ओबीसी के लिए, लेकिन वो ये कहती हैं कि बीजेपी कांग्रेस देवगौड़ा के टाइम पे भी एकजुट थे उस कार्यकाल में, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण की जो बात की जाती है उसको लेकर बीजेपी में मतभेद है। क्या कांग्रेस से मानती है कि हाँ, ये एक बढ़िया कदम है, इससे महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, महिला सशक्त होंगी? तो निश्चित रूप से संयम जी, महिला सशक्त होंगे, सशक्तिकरण के लिए ये बिल लाया, ये विचार लाया गया था। सवाल अब सिर्फ इतना है, आज ज्वलंत तो सवाल सिर्फ इतना है संयम जी, अंतिम बात मैं अपनी कहनी चाहूंगी कि 30 महीने
पहले साल 2023 में इस बिल को यह कहकर टाल दिया गया कि जनगणना करेंगे, परिसीमन करेंगे, उसके बाद ये बिल लागू होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग क्यों नजर आ रही है? तो ये कम्युनिस्ट पर लागू नहीं हो रहा है, क्यों कानून नहीं बना रहे, क्यों आरक्षण की बातें कर रहे हैं? आरक्षण दिया नहीं जा रहा है, वो लाभ दिया नहीं जा रहा है, प्रक्रिया में है। शिल्पा जी, वो उस समय कुछ प्रक्रिया में लौटता हूँ आपके पास, थोड़ा विशेष तौर पर जान लेता हूँ, मैं लौटता हूँ आपके पास। बाबूलाल जी, जो शिल्पा जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 के बाद तुरंत क्यों लागू नहीं किया, उसका जवाब दीजिएगा। और मेरा एक सवाल है, क्या इस बिल के बाद महिलाएं देश में सशक्त हो जाएंगी, जो 1947 के बाद, देश आजादी के बाद आज तक नहीं हुई, क्योंकि हम ये मानते हैं ऐसा। और एक और कंपैरेटिव स्टडी जो यहाँ जानना जरूरी है, क्या ग्राम सभाओं में या फिर नगरीय निकायों में जो हमने लागू किया है उसके बाद वहां महिलाएं सशक्त हो गई हैं, जो हमें माने कि हाँ यहां भी हो जाएंगी? नहीं हो पा रही हैं। अनेक जगहों से शिकायतें आती रहती हैं, असंतोष सामने आता रहता है। अच्छा। मैं अपने पत्रकारिता के काल में जी सन 80 और 90 के दशक से इस बात को सुनता आ रहा हूं कि 33% महिला आरक्षण देना है। कई बार ये चरम तक भी बात पहुंची, संसद में चरम तक बात पहुंची, और कुछ नेताओं ने खुले रूप से विरोध भी किया इसको। और पर्दे के पीछे खड़े होकर के तो बहुत अधिकांश लोगों ने विरोध करके जो है इस योजना को खड़ा रख दिया एक जगह पे, जहां था वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। ये आज की बात नहीं है, ये 80 के दशक से चल रही। कांग्रेस ने उठाया, ये बात बिल्कुल सही कह रही है शिल्पा जी, जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि कांग्रेस के दौर में इस बात को उठाया गया था, लेकिन विरोध हो गया था। खास करके यूपी और बिहार के लोगों ने विरोध किया था इसका। समाजवादी पार्टी प्रमुख थी जिसके साथ आज कांग्रेस है। जी, तो जो कांग्रेस इसके मूल में है, लेकिन इच्छा शक्ति का जो बात किया है बिल्कुल सही है। कई प्रकार के विरोध थे, कई प्रकार की पर्दे के पीछे से विरोध थे, कई प्रकार के दबाव थे, जिसकी वजह से लागू नहीं हो पाया। अब नरेंद्र मोदी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको लागू करने को तैयार हैं और वो लागू कर पाते हैं 2029 तक, जो मानसिकता, जो वर्चस्व जो होता है पुरुष का, वो पुरुष अपना वर्चस्व छोड़ने को तैयार हो जाता है। आप एक बात ध्यान रखिए संयम जी, हर आदमी के दिमाग में एक बात है कि जिस दिन 33% आरक्षण लागू हो गया संसद और विधानसभाओं में, तो पुरुष का वर्चस्व समाप्त होगा, ये तय है। और जो है राजनीति की दिशा पूरे देश के अंदर में बदल जाएगी, ये मेरा कहना है। मैं इसका अध्ययन करके बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मानसिकता में अभी नारी शक्ति जो है वो दबी हुई है, वो खुलेगी। और जब उनका दिमाग खुलेगा तो मैं आपको कहता हूं कि हम और आपके दिमाग से किसी प्रकार से कम उनका दिमाग नहीं है। और जितना अध्ययन और अनुभव उनका है, शिक्षा भले ही ना हो, लेकिन जो अनुभव, खास करके अर्थव्यवस्था का अनुभव जो नारी को होता है, वो किसी को नहीं होता। बचत करने का जो साधन नारी के पास होता है, नारी के पास जो दिमाग होता है, वो पुरुष के पास नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो है बनकर सामने आएंगी। सवाल मेरा छोटा सा इसी में आपकी बात पर ही, अभी आपने जैसे बताया कि नगरीय निकायों, ग्राम सभाओं में वहां हमने लागू किया है, लेकिन उस हिसाब से अभी तक वहां के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अभी भी पीछे से बगल में कुर्सी डालकर पुरुष ही चला रहा है नगरीय निकायों को, ग्राम सभाओं को, यदि मैं खुले तौर पर कहूं, बगल में कुर्सी डालकर। लेकिन इसमें क्या मानते हैं कि परिवर्तन हो जाएगा जब देश की बात आएगी, विधानसभा और लोकसभा की, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, कानून यहां बनते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि वो जो पुरुष प्रधान, पुरुष के जो वर्चस्व है, वो टूटेगा। वही तो मैं कह रहा हूं। और जो ये जो पार्षद पति और अध्यक्ष पति, ये जो शब्द आते हैं, वो संसद और विधानसभा में नहीं आ सकते, किसी हाल में नहीं आ सकते। और वहां पर नारियों की, नारी शक्ति का जो है दिमाग खुलेगा। जो आज बंद दिमाग है, वहां पर जाकर के जब सबके संपर्क में वो आएंगे। हम देखते हैं ना, अभी विधानसभा में 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाओं में 90 में 10 महिलाएं कांग्रेस की हैं और उधर भी है। तो ये जो महिलाएं हैं, उनके अंदर जो डेवलपमेंट हम डे बाय डे देख रहे हैं, उससे महसूस होता है हमको कि ये बात मैं जो कह रहा हूं, ये आगे जाके सच साबित होगी। इनकी शक्तियां बढ़ेंगी, इनका दिमाग खुलेगा और दुनिया के जो राजनीतिक धारा है उसका। बाबूलाल जी, क्या 29 तक लागू करने में कोई संशय किसी प्रकार का हो सकता है क्या? कई प्रकार का संशय मुझे तो है, क्योंकि 80 के दशक से ये चल रहा है, नहीं हो पाया। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी क्या चमत्कार कर देते हैं
कि कोई भी कुछ न कहे और ये पारित हो गया जैसे, तो ये लागू कर पाए और उस स्थिति में वैसे टिकट का आवंटन उस तरीके से हो पाए, ये समझना होगा। जी जरूर, बिल्कुल। और किरण जी, एक बड़ा कदम है, स्वागत कांग्रेस ने भी किया और कांग्रेस ने इसकी जमीन तैयार की, बिल्कुल है। अब बहुत सारे ऐसे दल हैं कि जिनका समर्थन देखने को मिला है 2023 तक आते आते। वो दौर अलग था जब कई दलों का समर्थन नहीं था, लेकिन 2023 तक कई दलों का समर्थन बीजेपी को मिला है। क्या ये मानते हैं कि बाबूलाल जी ऐसा कह रहे हैं 29 तक आने में कोई अड़चने नहीं रहेंगी, गारंटी देती है बीजेपी बिल्कुल लागू होगा? तो जैसे कि हमारे मोदी जी हमेशा से ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लेने के लिए फेमस है, और उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो जैसे हम 370 धारा की बात करते हैं, लोगों को कहना था कि असंभव है, लेकिन मोदी जी ने 370 धारा हटा के दिखाया। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी की बात कहा जाता था और ये असंभव है, वो करके दिखाया। बाबरी मस्जिद की जगह पे मंदिर बनाने का संभव काल था, वो भी करके दिखाया। यहाँ के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने कहा था कि डिजिटलाइजेशन होना बहुत असंभव है भारत में, वो भी करके दिखाया। किसी ने सोचा नहीं था कि गुपचुप के ठेले में यूपीआई से पेमेंट होगी, कैशलेस मंत्रालय की बात की जा, कभी सबने असंभव सोचा था। सभी को असंभव कार्य को मोदी जी ने जिस प्रकार संभव करके दिखाया, मुझे लगता है मोदी जी के लिए ये कार्य को भी संभव करना आसानी होगा। और मैं तो पूरी आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ कि 2019, और मैं तो ये भी कहती हूँ कि 2028 तक होने वाले राज्य चुनाव में भी इसकी झलक और इसका प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। चलिए जरूर। शिल्पा जी, अब तो खुशी मनाइए आप भी, क्योंकि आप भी अब विधायक और सांसद बनेंगे, बिल्कुल, और 33% आरक्षण में आपको इसका लाभ मिलता नजर आएगा। निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा इस बात का समर्थन करती है। दिक्कत वही है कि लाभ करने में देती है और परिश्रम और जंगल की बात कही जाती है, इस महीने बर्बाद कर दे। और आज सरकार से भाजपा पार्टी बड़ी बड़ी कार्यक्रम और जगह पे आयोजित कर रही है। तो एक बात सोचने की बात कि जब नारी की बात होती है, क्यों आंदोलन जाएगा, छोटी होती छोटी पड़ जाए, क्यों प्रदेश में 8 बलात्कार हुए, महिला कर्मियों के साथ दुष्कर्म हो रहे, की डर महसूस, ये सारे विषय चिंतित विषय है। इसी पर भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती थी। मैं कह रही हूँ कि हाथी के बात अलग है। तो मतलब आपके मंशा पर अभी भी सवाल है कि बीजेपी की मंशा नहीं है इसे लागू करने की, लेकिन लाए हैं तो लागू करके दिखाते हैं कि नहीं? क्योंकि अभी हमने पूछा किरण जी से, तो उन्होंने अपना पुराना काला चिट्ठा, पूरा कारा जो चिट्ठा रहा उनका काम का, वो पूरा दिखा दिया उन्होंने खोल के कि हमने ये किया। नेतृत्व की शक्ति भी है और इच्छा शक्ति है। 29 तक पहले लागू हो जाएगा, यहां तक का विश्वास है किरण जी को। मैं बाबूलाल जी, हम क्या अड़चनों की यदि बात करें तो क्या अड़चनें आ सकती हैं? क्योंकि एक तरह से कहा जाएगा कि बहुत कुछ मन में है। यदि पुरुष नेतृत्व कम पड़ता है, महिलाओं को आरक्षण मिलता है, और उमा भारती का मुझे बयान याद आता है जो उस वक्त आरक्षण की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। एचडी देवगौड़ा के कार्यकाल का भी जिक्र किया, कहा कि उस समय भी पास हो गया था, लेकिन एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को लेकर वो जो स्टैंडिंग कमेटी में गया तो फिर कभी लौटा ही नहीं। क्या किसी प्रकार की अड़चनें आप देख रहे हैं? तो किस प्रकार की अड़चनें हो सकती हैं? देखिए, पुरुष वर्चस्व की मानसिकता को तोड़ना कोई सामान्य बात नहीं है। भारत के इतिहास में और आप किसी भी हिसाब से देख लीजिए कि हमेशा पुरुष का वर्चस्व रहा है, चाहे समाज रहा हो, चाहे घर रहा हो, परिवार रहा हो। पुरुष वर्चस्व वाला परिवार वाले हम भारतीय लोग अधिकांश हैं। उस मानसिकता को किस प्रकार से शांत किया जाएगा, लोग किस तरह से इस बात को स्वीकार कर पाएंगे, किस प्रकार से मानवीय रूप से इस बात को मानेंगे कि भाई महिला भी हमारी बराबरी के हक रखती हैं, ये मानसिकता जो है पुरुष के अंदर कब ला पाएंगे हम, तब जो है ये स्वाभाविक हो पाएगा। अन्यथा जो है कहीं ना कहीं जो इसका विरोध आपको देखने को मिलेगा, सामने दिखे चाहे पर्दे के पीछे से दिखे, चाहे आंतरिक रूप से दिखे, लेकिन बहुत जल्दी पुरुष मानसिकता जो है वो महिलाओं का वर्चस्व स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहती। वो मानसिकता जो है बदलने की जरूरत है। वो अब सरकार कैसे बदल पाएगी या समाज कैसे बदल पाएगा, वास्तविक में ये समाज का विषय है कि समाज अपने आप में इस बात को समझे
कि महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि महिलाएं आप देख लीजिए हर एक फील्ड के अंदर में अपनी शक्ति को प्रदर्शित करके सफल हो रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, हम देख रहे हैं हर जगह हर क्षेत्र में। तो इसलिए जो है राजनीति के क्षेत्र में भी जो है ये सफल होंगी, ये पक्का मान करके जो है अपनी मानसिकता को बदलना जो है वो बहुत जरूरी है। पुरुष मानसिकता में परिवर्तन करना जरूरी है। बिल्कुल, तो भारत के अंदर बदलाव की जो तस्वीर देखने मिलेगी और आज महिला आरक्षण हमें लागू करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं दुनिया में पिछड़े हुए हैं। महिलाओं को आज भी उतना सशक्त नहीं हो पाई है, जिस कारण है कि आरक्षण हमें लाना पड़ रहा है। आरक्षण अर्थ ही अपने आप में बताता है कि हम संशोधन कर उनको ला रहे हैं, स्पेशली क्योंकि हम अभी भी उस मानसिकता तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस बिल के लंबे समय बाद शायद इसमें बदलाव आए, उसका इंतजार है। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा किरण जी आपका, शिल्पा जी आपका धन्यवाद, और बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर रायपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर शुरू हुई बहस अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रही, यह मुद्दा अब सीधे सियासत के केंद्र में पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी इसे महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करार दे रही है। 15 अप्रैल को होने वाला राज्य स्तरीय सम्मेलन और उससे पहले चल रही रैलियां, पदयात्रा इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गर्माने वाला है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।